वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 आपका फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फील्ड, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, एंड लॉन्ग आंसर टाइप दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स कि न्यूमेरिकल्स यहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं। थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा रहेगा, बट इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो लेक्चर्स मैं अभी अपलोड करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, प्लीज 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 आपके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करना। उनके लिए भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज है, इस लेक्चर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मेंशन करे हैं, तो वो आपके लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो बिल्कुल भी देरी मत करना, जल्दी से अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। इधर आओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फील्ड? डिस्क्राइब स्केलर इन वेक्टर फील्ड। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। फील्ड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स यदि दो तरह के हैं, स्केलर और वेक्टर, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एक क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से आपको लिख कर आना है प्रॉपर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझो फील्ड क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी वो आपकी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। नॉर्मल हमें यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात करनी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है। फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है। लाइक दैट, मैंने कोई एक पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट पी पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करना है, मैंने उसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डिफाइन कर दिए। ये कोऑर्डिनेट यदि मैं चेंज कर दूंगी तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम फील्ड और स्पेस कैसे बोलते हैं? फील्ड और स्पेस इन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो पॉइंट पी है वो क्या है? आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, तो उसे ही हम फील्ड और स्पेस बोलते हैं। लाइक दैट, मैंने ए कोई फिजिकल क्वांटिटी ली है, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ए इक्वल टू ए, एक्स वाई जेड इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं। फील्ड इज नथिंग बट अ function of a certain variable. Field or space in which the physical quantity depends on coordinates of the point of observation. This is enough. 2 मार्क्स में यदि डेफिनेशन आती है फील्ड की तो दैट इज इनफ, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ने हमें पॉइंट पी डिफाइन करा, एक्स वाई जेड इसकी कोऑर्डिनेट है, पी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। यदि ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, इट मीन दिस इज फील्ड और स्पेस। 2 टाइप के होते हैं, वन इज द स्केलर फील्ड एंड सेकंड इज द वेक्टर फील्ड, ठीक है। स्केलर फील्ड बेसिकली डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे लिया है ना मैंने, इसके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। तो स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकेंड हम बात करते बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज विद द चेंज इन कोऑर्डिनेट्स। यदि हम इस फिजिकल क्वांटिटी की कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ध्यान रखना कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा यदि हम इसका इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दे, एक्स वाई जेड यदि हम चेंज कर दे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। बट इसके अपोजिट वेक्टर फील्ड की हम बात करें, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा भी है मैंने बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विद द चेंज इन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड आप वेक्टर क्वांटिटी का चेंज करोगे तो वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रहता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई। यदि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई का आप स्केलर फील्ड रिप्रेजेंट करते हो, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। सिमिलरली वेक्टर फील्ड में यदि ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको फील्ड में रिप्रेजेंट करते हो। देखो यहाँ पे ए वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने एरो लगाया है, ठीक है। एरो यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका हम वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे ए, इसके ऊपर एरो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, फाई यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती है, लाइक दैट लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। सिमिलरली हियर ए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक दैट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो
स्केलर फील्ड को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं बाय द इमेजिनरी, ध्यान रखना किससे रिप्रेजेंट करते हो, बाय द ड्रॉ करते हो इमेजिनरी इक्विस्केलर सरफेसेस, इक्विस्केलर सरफेसेस से, ठीक है। इस सरफेस की लाइक दैट मैंने यहाँ बनाया है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे स्केलर की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। ध्यान रखना, जो भी आप क्वांटिटी लेके चल रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रहे हो, तो इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से हम इमेजिनरी इक्विस्केलर सरफेसेस से स्केलर फील्ड को डिफाइन करते हैं। वेक्टर फील्ड की हम बात करें तो हम इसे बाय द लाइन, ठीक है, इसे हम फील्ड लाइन भी बोलते हैं या फिर फ्लक्स लाइन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे किसको, वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से स्केलर फील्ड अलग से आता है, तब भी आपको ये चारों पांचों पॉइंट लिखने हैं। वेक्टर फील्ड अलग से पूछा जाता है, तब भी चारों पांचों पॉइंट लिखना है। दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने यहाँ पे डिफरेंसेस के फॉर्म में ही स्टडी करा है, ठीक है। So now the next question is define the gradient of scalar field. एक चीज ये ध्यान रखना, ग्रेडियंट बेसिकली हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसका, देखो डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। आप किसी स्केलर क्वांटिटी का यहाँ पर क्या करते हो, डेल के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो, इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है इसका वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट क्या आएगा इसका, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन, जो भी आप यहाँ पे लेकर चल रहे हो, फाइव लेके चल रहे हो, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाइव, इसे आप क्या बोलते हो, ग्रेडियंट। बेसिकली ग्रेडियंट इस चीज को ही रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन करो, 2 मार्क्स में आता है, तो क्या डिफाइन करके आओगे, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर, या फिर आप इसको शॉर्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डेल का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और रिजल्ट विल बी एंड वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट आपका क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इक्विस्केलर सरफेसेस एंड डायरेक्शन इन विच रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम, जिस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंजेस मैक्सिमम, उसी डायरेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्शन डिफाइन करना, ठीक है। इसी तरह से ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग भी पूछ लेता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फिजिकल इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। आंसर्स आप लिख नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर रही हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, इसको डाउनलोड कर लो वहां से, ठीक है। तो सारे आंसर्स आपके पास इन पीडीएफ फॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट करो इसको। एक्सप्लेन द फिजिकल इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड का आपको फिजिकल इंपोर्टेंस अभी हमने पढ़ा है बेटा, कि जो ग्रेडियंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फील्ड एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। और डायरेक्शन की हम बात करें तो वो जो आप इक्वी सरफेस बनाते हो ना, इक्वी स्केलर सरफेस, उसके परपेंडिकुलर, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द फील्ड सरफेस एट दैट पॉइंट, ड्यू टू द रीजन the gradient of a scalar field is always directed along to the normal direction and it is also called directional derivative of a scalar field। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये इनफ आंसर है। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका राइट द स्टेटमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लिखना है और इसके साथ साथ एंड प्रूफ इट, ठीक है। प्रूफ मैं अभी नहीं करवा रही बिकॉज इसका कंप्लीट लेक्चर, आपको इसका कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से प्लेलिस्ट है, और चैप्टर नंबर 1 उसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेटा स्टेटमेंट की बात करेंगे अभी, तो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कई बार इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो आपको इसका प्रूफ भी पढ़कर जाना है, ठीक है। तो इधर स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है,
सरफेस इंटीग्रेशन, डी ए यहाँ पर क्या है बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन वेक्टर फील्ड, ए यहाँ पर क्या है, वेक्टर फील्ड है, ठीक है। इसको हम लिखो आप लिखो इसको सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। और समझ आना चाहिए पहले, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है। ए यहाँ पर क्या है बेटा, वेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो बेटा हम इसको किस तरह से, स्टेटमेंट को किस तरह से राइट डाउन करेंगे, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। यहाँ पे इंटीग्रेशन ये क्लोज ये बता रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। ये जो आप लेकर चल रहे हो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको इस डेफिनेशन से ही बनाना है, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इट, ठीक है। दिस इज नॉन एज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आई होप सो ये समझ आया होगा। मैथमेटिकली भी आपको लिख कर आना है, ठीक है, डी ए इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डीवी, दैट इज क्लियर। सिमिलरली गॉस डाइवर्जेंस के साथ साथ स्टॉकल थ्योरम का भी स्टेटमेंट पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इसका प्रूफ एंड प्रॉफिट, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने गॉस डाइवर्जेंस पढ़ा है, वैसे स्टॉकल थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन पे आ जाओ, ये रही डेफिनेशन, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एन वेक्टर फील्ड। ए यहाँ पर क्या है बेटा, वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड है। और डीएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, लाइन इंटीग्रेशन को। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एन वेक्टर फील्ड लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ एरिया इनक्लोज बाय ए क्लोज पाथ। ये हमने देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज सी लिखा है, मतलब यहाँ पे क्लोज पाथ है। तो बेटा क्या बोलोगे, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एन वेक्टर फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ इट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे भी आप सरफेस इंटीग्रेशन अप्लाई करना। तो बेसिकली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टॉकल थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन द टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ये भी 2 मार्क्स में ही आता है, ऐसे तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में आना चाहिए, बट मेनी ऑफ टाइम 2 मार्क्स के अंदर ही आया हुआ है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड से, एक सेकेंड, लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है उसके बारे में भी अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले शॉर्ट आंसर देख लो। आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्रेस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन द टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगाइए। ग्रेडियंट ऑफ फाई ये कहाँ से आई है, इसका भी कंप्लीट डेरिवेशन आपको वहाँ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में रिपीट कर देती हूँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, और इंडिविजुअल चैप्टर के वाइज भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस आपको विद आंसर वहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का अलग से एक लेक्चर लेकर आओ चैप्टर वाइज, तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में, अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इस वजह से मैं बोर्ड पर नहीं आ पा रही, बट मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी करके इस वाले एग्जामिनेशन में, जो भी आपके एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा सहारा लिया है कि चलो ठीक है, आपका किसी भी तरह से लॉस नहीं हो यदि आप चैनल से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो देखो इधर, एक्सप्रेस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन द टर्म ऑफ पार्टीशन। हम तो क्या करा, ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगा दी। क्या बोलता है ग्रेडियंट की डेफिनेशन, डी फाई बाई डी आर मैक्स एन के, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ वाले डेफिनेशन पे आओ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ स्केलर प्रोडक्ट करना है, किससे, डी आर से। डी आर यहाँ पे समझते हो ना, डी आर क्या होता है यहाँ पे, डी एक्स आई के, डी वाई जे के, और डी जेड के के, ठीक है। सो नाउ बेटा इधर आओ, अब कहाँ बात कर रही हूँ मैं, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में एन डॉट डी आर, ए डॉट बी को क्या बोलते हो आप, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा बोलते हैं ना। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, एन किप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और डी आर कोस थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये dn कैसे आया, देखो हम यहाँ पे ग्रेडियंट की बात करें तो ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये कब होगी, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, थीटा इक्वल टू आपका 0 हो तब। तो थीटा इक्वल टू यदि 0 रखूंगी तो cos थीटा आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर बात करी मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये कितना होता है 1, और यहाँ पे जो डी आर का मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को शो करता है, विच इज dn, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर कितना आया हमारे पास, इसकी जगह में क्या पुट कर दो, dn पुट कर दो। यदि मैं इसकी जगह dn पुट करूंगी तो ग्रेडियंट ऑफ फाई ये रहा, डॉट डी आर इक्वल टू कितना है आपके पास, डी फाई आया। अब फाई क्या है, फाई यहाँ पे फाई
फील्ड है स्केलर फील्ड, तो हमने फाई एक्स वाई जेड के फॉर्मेशन में लिख दिया, ठीक है। यदि मैं इसका डी फाई निकालूं तो हमने यहाँ पे क्या करा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई और डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से, इस वाली जो टर्म है इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम बेटा ब्रैक कर रहे हैं कैसे, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इस तरह से, एक वेक्टर को हम अलग से लिखते हैं, बी वेक्टर को हम अलग से लिखते हैं। यदि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ वन होता है, जे का जे के साथ वन होता है, के का के साथ वन होता है, ठीक है। तो इस टर्मोलॉजी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगी। कैसे अप्लाई करूंगी, इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास ये टर्मोलॉजी है, ठीक है, ये टर्मोलॉजी है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, देखो ये ये फाइव वाले जो कोफिशिएंट है इनको मैंने अलग लिख लिया, डॉट डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, इनको मैंने अलग कर दिया, क्यों, बिकॉज ये मेरा डी आर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको हम और आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इधर देखना, कैसे लिखा है हमने, इसको हमने डिफाइन करा है ग्रेडियंट ऑफ फाइव से, ग्रेडियंट ऑफ फाइव से डिफाइन करा है, कैसे डिफाइन करा है हमने, यहाँ पर इसको लिखा है आई के डेल बाय डेल ऑफ एक्स, जे के डेल बाय डेल ऑफ वाई, के डेल बाय डेल ऑफ जेड, ठीक है। और मैंने फाइव बाहर ले लिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल, और ये क्या है आपका फाइव, डेल फाइव, तो यही क्या कहलाता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ फाइव कहलाता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकल कर आ गया, जहां पर ये क्या है आपका डेल ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मेशन में ग्रेडियंट ऑफ फाइव का डेरिवेशन निकाल लिया है, ठीक है। रिकॉल कर लेना एक बार, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्मेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो एक बार वहां से रिकॉल कर लेना, बात समझ आई। अब देखो, प्रो गोज लो कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द कुलम्स लो, आपको क्या करना है, कुलम्स लो को यूज में लेते हुए गोज लो को डेराइव करना है, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है। देखो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम से कई क्वेश्चंस आते हैं, कहीं यहाँ पे तो गोज लो आपको डेराइव करना है, गोज डाइवर्जेंस थ्योरम का डिफरेंशिएशन फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, तो उसको भी करके जाना, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज क्यों ले लिया मैंने, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यों ले लिया, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसको हमने ई रिप्रेजेंट कर दिया, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या बोलता है कुलम्स लॉ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, इस मीडियम की परमिएबिलिटी है। सो इफ द डिस्टेंस ऑफ एरिया एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज आर, देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये डिफाइन कर दी। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हमने ई डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट आर डिस्टेंस विच इज 1/एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द एरिया ds कितना होता है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, हमने ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी पुट। आगे देखो आर डॉट डी एस, इसको सिंप्लीफाई करो, आर केप डी एस कॉस थीटा, आर केप यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डी एस कॉस थीटा हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको डी एस कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक टर्म बन रही है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज सॉलिड एंगल जिसे हम d ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो नाउ मैंने इस टर्मोलॉजी को d ओम लिख दिया। अब नाउ हमें कंप्लीट क्या बोलते हैं एरिया के लिए निकालना है, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों तरफ, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट निकल कर आ जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई होगा कहाँ पे, इस सॉलिड एंगल पे, और इसकी वैल्यू फॉर दिस क्लोज लूप कितना होता है 4 पाई होता है, वो वैल्यू हमने पुट करी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन आ गया, एंड दिस इज गॉस लॉ, दिस इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज लूप सिचुएटेड in a electric field is equal to 1/epsilon naught of total charge enclosed by it. This is known as Gauss law. So phi equal to q upon epsilon. ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रूव दैट फॉर अ पोजीशन वेक्टर, आपको ये गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। कैसे प्रूव करें, डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, डेल डॉट, ठीक है, ग्रेडियंट को हमने क्या लिखा डे, तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर और उसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। डेल डॉट डेल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर, बात समझ आई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करें, डेल स्क्वायर तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पढ़ाया हुआ है बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर 1/r, इंडिविजुअल आप सिंप्लीफाई कर लो, इसका एक बार 1/r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसके साथ भी कर लो, इसके साथ भी कर लो, तीनों के साथ कर लो, वैल्यूज क्या आती है फिर पुट कर देना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे पहले इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, r ये है,
तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर डॉट आर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका करो 2r डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू, इसका करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 2x, बाकी ये दोनों जीरो, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर बाय डेल एक्स मेरे पास एक्स बाय आर आ गया। ये क्यों निकाला है, बिकॉज अभी अपन आगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे मेरे को ये यूज में लेना है, ठीक है। अभी करते जाओ आप, समझ आ जाएगा। जो स्टेप मैंने एक्स के लिए करी है वही वाई के लिए करी है, वही जेड के लिए करी है। डेल आर बाय डेल एक्स निकाला, डेल आर बाय डेल वाई निकाला, डेल आर बाय डेल जेड निकाला, ठीक है। नाउ डबल डिफरेंशिएशन, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर वन बाय आर, इसका करो बेटा, डेल बाय डेल एक्स वन बाय आर, इसका करेंगे माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स आएगा। डेल आर बाय डेल एक्स अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में निकाला था, उसको वैल्यू मैंने पुट कर दी एक्स बाय आर। जैसे मैंने पुट करा तो माइनस का एक्स अपॉन आर क्यूब, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, आ रही नहीं आ रही, ठीक है आ रही है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो माइनस का एक्स अपॉन आर क्यूब ये वैल्यू आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कांस्टेंट, ठीक है। ए डॉट बी, दोनों ए डॉट बी भी लगाओगे तो ए आप एक्स को ले लो, ठीक है, बी आपको वन अपॉन आर क्यूब को ले लो, जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ए एक्स को ले लेना, बी वन अपॉन आर क्यूब को ले लेना, और ए डॉट बी लगाकर डिफरेंशिएशन कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से ये निकाला है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब नाउ सेम हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आगे आप कर लेना सिंप्लीफाई, इजी सा बेटा, मैथमेटिकल है। सेम हमने डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर वन बाय आर निकाल लिया, डी टू जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर वन बाय आर निकाल लिया। तीनों की वैल्यूज हमने वहाँ पे पुट कर दी, पुट करी तो कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज, कैंसिल आउट करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, और हमें ये जीरो ही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने इसमें डाले हैं। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर है आपको डेल डॉट, अरे यार ये तो बहुत ईजी है, डेल डॉट आर करना है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट आर आता है ना, ठीक है। नेक्स्ट नीचे डाइवर्जेंस डेल डॉट आर अपॉन आर क्यूब, इसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है, दिस इज इक्वल टू जीरो। करो, कैसे करोगे, इधर आओ। डेल डॉट, डेल को क्या लिखते हो आप, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल ऑफ वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड डॉट दिस आर, ठीक है। आई का आई के साथ होगा, वाई का वाई के साथ, जे का जे के साथ होगा, के साथ होगा, ठीक है। डेल बाय डेल ऑफ एक्स, एक्स का करेंगे तो वन, डेल ऑफ डेल वाई, वाई का करेंगे तो वन, डेल बाय डेल ऑफ जेड, और यहाँ पे जेड लिखो, जेड का करेंगे तो कितना आएगा वन, तो वन प्लस वन कितना है आपका थ्री, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आर ये है, आर स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे। आर स्क्वायर क्या होगा बताओ, आर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो नाउ वी डिफरेंशिएट इट, हमने इसको डिफरेंशिएट क्यों करा है, बिकॉज मेरे को डेल आर बाय डेल एक्स चाहिए। सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई निकाल लिया, डेल आर बाय डेल जेड निकाल लिया। क्यों निकाला है, बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन आर क्यूब है, तो हमने डाइवर्जेंस का लिख लिया डॉट दिस। अब आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के के साथ होगा, तो वैल्यूज आपके पास क्या आएगी, एक्स अपॉन आर क्यूब, वाई अपॉन आर क्यूब, जेड अपॉन आर क्यूब। नाउ डिफरेंशिएशन करना है बेटा, ए बी, ए डॉट बी से कर लेना, ठीक है। ए डॉट बी से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा, डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी और सिंप्लीफाई करा तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इजी इजी न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल भी सिंप्लीफाई करके जाए, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। So now the next question, if S is on surface which enclose the volume V, वहाँ पे आपको ये given है, आपको प्रूफ करना है दिस F डॉट डी एस इक्वल टू कितना होता है 6V। कैसे प्रूफ करोगे, देखो इधर हमने लगा दी गोस थ्योरम। क्या बोलती है गोस थ्योरम, F डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इट, ठीक है। पहले हम डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं। डेल डॉट एफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डेल क्या होता है बेटा, वैल्यू पुट कर दो, डेल बाय डेल ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, करो यहाँ पे इसका करेंगे हम आई के साथ, डेल बाय डेल ऑफ एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो वन आएगा, ठीक है, प्लस जे का जे के साथ डेल ऑफ टू आएगा, सिमिलरली के का करेंगे तो यहाँ पे थ्री आएगा। बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सिक्स आ रही है। डेल डॉट एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, सिक्स आ गई। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, पुट कर दी हमने। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एफ डॉट डी एस कितना आ गया आपका 6V, और यही प्रूफ करना था। तो बेसिकली गेम क्या है, गेम ये है कि आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करें, कहाँ पे जाओगे, जहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन देख लिया गॉस थ्योरम पे चल जाओ। क्यों, यहाँ पे v है, v यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है, तो मतलब हिंट मिल गई आपको, एफ डॉट डी एस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ एन वेक्टर फील्ड एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल इंपोर्टेंस। जिस तरह से हमने ग्रेडियंट का पढ़ा है वैसे ही आपको डाइवर्जेंस का भी यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ एन वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस यस यस, इधर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रेडियंट में भी बनता है
डाइवर्जेंस में भी बनता है और कर्ल में भी बनता है, ठीक है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी में भी आ जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको डेराइव करना है एक्सप्रेशन को। आपको एक वेक्टर फील्ड गिवन है, उसके लिए प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल डॉट ए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द गोस डाइवर्जेंस थ्योरम डिड्यूस इट, ये तो हमने करा भी था क्वेश्चन, इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ एन वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगेन देखो आएगा ना, डाइवर्जेंस में जिस तरह से हमें एक्सप्रेशन डेराइव करना था वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, कर्ल के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्सप्रेशन डेराइव करना है। ग्रेडियंट का तो मैंने आपको करवा दिया था, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ एन स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डेराइव करा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा। पहला फील्ड का डेफिनेशन बन जाता है, इसके टाइप्स बन जाते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों का आपको एक्सप्रेशन निकालना होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, थर्ड हम बात करें स्टॉक कर्ल थ्योरम, ठीक है, इनका प्रूफ भी पूछ लेता है। So now next question is proof that of a vector field A divergence कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कर्ल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पहले कर्ल निकालना है, फिर इसका डाइवर्जेंस करना है, ये 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ए माइनस डेल स्क्वायर ए,